हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो क्राइम बेस्ड सीरियल्स होते हैं उसमें उनमें आप लोगों ने इस टेक्निक के बारे में पढ़ा होगा। तो इस टेक्निक में है क्या, इस टेक्निक करते क्या है, जो डीएनए हम लोगों ने देखा था, जो ह्यूमन का जो डीएनए है वो ज़्यादातर 99.9% क्या होता है, मैच करता है। ठीक है, लेकिन जो डीएनए जिसमें हम सब डिफरेंट है, जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, हमारे फिंगरप्रिंट क्या है, सभी जो ह्यूमन इंडिविजुअल है उनके फिंगरप्रिंट आपस में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, वैसे ही हमारा कुछ पार्ट जो है डीएनए का सभी ह्यूमंस में क्या है, डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, उसी पार्ट को रिकॉग्नाइज करना है, जिसके बेस पर हम बता सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ह्यूमन है उसका जो डीएनए का पैटर्न है वो दूसरे ह्यूमन से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द टेक्निक of determining nucleotide sequence of DNA segment which are unique to इंडिविजुअल में जो डीएनए यूनिक है, हमें उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो पता लगानी है, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो जो हमारा जो सेल का डीएनए होता है, उस सेल के डीएनए में अगर हम उस डीएनए को, एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके अगर हम डीएनए को डाइजेस्ट करके अगर उसको क्या करें, सेंट्रीफ्यूगेट करें, तो क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है बल्क डीएनए और दूसरा हो जाता है रिपीटिटिव डीएनए। कौन सा? बल्क डीएनए और दूसरा जो है दैट इज रिपीटिटिव डीएनए। अब ये जो डिफरेंस होता है अलग अलग इंडिविजुअल में, वो किसके बीच में होता है, वो रिपीटिटिव डीएनए के बीच में होता है मेनली। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो क्या रहेगा, रिपीटिटिव डीएनए। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि रिपीटिटिव डीएनए होता क्या है। रिपीटिटिव डीएनए में क्या होता है, मान लो दिस इज द डीएनए सेगमेंट, इसमें क्या होगा, कोई जो सीक्वेंस है अपने आप को बार बार रिपीट करेगी, जैसे ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी। तो ये जो सीक्वेंस है ए टी सी जी, ये अपने आप को बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये जो जितना डीएनए का जो स्ट्रेच होगा, जितना डीएनए का पार्ट होगा जिसमें ये सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिपीटिटिव डीएनए। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, इसको हम कहते हैं सिंपल बेसिक रिपीट। कौन से, क्या कहते हैं, सिंपल बेसिक रिपीट। अब यहाँ पर जो मैंने सिंपल बेसिक रिपीट के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर दिखाया वो दिखाया 4। ठीक है, ये वेरी करता है अलग अलग रिपीटिटिव डीएनए में। ये जो नंबर है सिंपल बेसिक रिपीट में न्यूक्लियोटाइड का, ये वेरी करता है। ये एक भी हो सकता है, मान लो ए अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इनका नंबर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये जस्ट एक के बाद एक अपने आप को अरेंज कर रही है। ठीक है, एटीसीजी के बाद दोबारा से एटीसीजी आ गया, फिर एटीसीजी आ गया, मतलब ये जो रिपीटिशन है ये रेगुलर है। ठीक है, ऐसे रिपीट्स को हम कहते हैं टेंडम रिपीट्स।
टेंडम रिपीट्स। अब यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है टेंडमली रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये जो दिस इज द सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, इनको हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैंने बताया, जो सिंपल बेसिक रिपीट में जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो वेरी करता है, उसके बेस पर हम दो तरह के सैटेलाइट डीएनए डिफाइन करते हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट, माइक्रो एंड मिनी। तो उन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा है मिनी सैटेलाइट। जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो हो सकता है 11 से लेकर 60 बेस पेयर, 11 से लेकर 60 बेस पेयर अपने आप को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर 11 से लेकर 60 बेस पेयर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उस सैटेलाइट को हम कहेंगे मिनी सैटेलाइट, ठीक है। और सॉरी, यह आएगा मिनी सैटेलाइट। ठीक है, मिनी सैटेलाइट में क्या होगा, मिनी सैटेलाइट में 11 से लेकर 60 बेस पेयर्स होंगे और इसमें लगभग 1 से लेकर 6 बेस पेयर अपने आप को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वैसे अगर हम जनरल सिंपल टर्म में देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है अगर कोई चीज अपने डिफरेंट फॉर्म्स में है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे डीएनए के लेवल पे पॉलीमॉर्फिज्म बताना है तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ठीक है। अगर डिफरेंट इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक स्पेसिफिक जगह में अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब वो उस जगह पे वो सारे इंडिविजुअल क्या है, वो डिफरेंट है। तो और वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डिफरेंट कैसे होता है, बाय द म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से जो है वो डीएनए क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और वही जो डिफरेंट डीएनए है जनरेशन टू जनरेशन अगर ट्रांसफर करता रहे तो वो जो म्यूटेटेड डीएनए है वो पॉपुलेशन के अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। तो अगर कोई म्यूटेशन जो पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में मिलता है, वो जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.01 अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन के अंदर, तब हम कहेंगे कि उस जगह पर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एट द इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डीएनए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोसीजर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके बेस पर यहाँ पर क्या यूज होता है, मेनली रिपीटेटिव डीएनए। क्यों, क्योंकि जो रिपीटेटिव डीएनए हमने क्या देखा, जो सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट करती है। तो होता क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर वो जो सीक्वेंस अपने आप को 10 बार भी रिपीट कर सकती है, 20 बार भी रिपीट कर सकती है। दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वो जो रिपीटिशन वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो मतलब हर इंडिविजुअल के अंदर वो जो सीक्वेंस बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है वो डिफरेंट है। अगर हमें वो चीज़ पता चल जाए किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कि वो क्या है, कैसी उसकी रिपीटेशन है, तो हम दूसरे इंडिविजुअल में पता लगा सकते हैं कि उसकी अलग है या फिर सेम है, ठीक है। हर इंडिविजुअल में वो जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर जो हम सैटेलाइट डीएनए यूज करेंगे वो है मिनी सैटेलाइट डीएनए। कौन सा है यहाँ पर, मिनी सैटेलाइट डीएनए, या फिर इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे VNTR। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, वेरिएबल नंबर ऑफ
टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट मैंने आपको बताया था, अगर एक सीक्वेंस बार बार अपने आप को रेगुलरली अरेंज कर रही है बिना किसी गैप के, तो वो क्या है, एक टेंडम रिपीट है। अब वो जो टेंडम रिपीट है वो भी वेरी करता है। देखो कैसे वेरी करता है, मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर जो प्रोसीजर की बात करेंगे। मान लो कोई इंडिविजुअल ए है, ठीक है। अब जिस भी हम VNTR को लेते हैं, हो सकता है उसकी जो सीक्वेंस है हमें अलग अलग क्रोमोजोम पे मिले, ठीक है। तो ए इंडिविजुअल में मान लो जो क्रोमोजोम्स हैं, अलग हर क्रोमोजोम्स पे हमें वो सीक्वेंस जो है वो देखते हैं। जैसे मान लो कि ये मान लो क्रोमोजोम नंबर 2 के होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वो टेंडम रिपीट है, मान लो इसके अंदर जो ब्लैक से मैंने दिखाया वो क्या है, टेंडम रिपीट। तो इसके अंदर जो टेंडम रिपीट है, कोई सीक्वेंस अपने आप को 3 बार रिपीट कर रही है। हो सकता है दूसरे क्रोमोजोम में वो अपने आप को 5 बार रिपीट करे, तो वेरी हो गया ना। इस पर 3 बार कर रहा है और इस पे 5 बार कर रहा है, सेम इंडिविजुअल के अंदर। अब मान लो दूसरा होमोलोगस पेयर देखे, मान लो 4th देखते हैं। फोर्थ वाला जो होमोलोगस पेयर है, मान लो उसमें कितने रिपीट है, एक के पास 2 रिपीट है और एक के पास 4 रिपीट है। तो ये वेरी कर रहा है ना। अब दूसरा जो इंडिविजुअल है, मान लो इंडिविजुअल दूसरा है, कोई बी इंडिविजुअल है। अब उसी बी इंडिविजुअल के जो हमने ये क्रोमोसोम लिए थे ना, इसके दूसरे क्रोमोसोम के जो पेयर है, एक पैटर्नल होगा, हमें पता है जो होमोलोगस पेयर में एक हमें अपने मेल पेरेंट से मिलता है और एक फीमेल पेरेंट से मिलता है, ठीक है। तो एक पैटर्नल होगा और एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा। तो उसके सेकंड वाले क्रोमोसोम में हो सकता है, मैंने यहाँ पे 3 दिखाया ना, हो सकता है उसके पास 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो। इसी तरह दूसरे वाले पे हो सकता है 6 हो, 20 हो, ठीक है। वो मतलब कहने का मतलब ये है, जो बी इंडिविजुअल है, अगर हम सेम क्रोमोसोम पर देखें उसी स्ट्रेच को, जो उसी रिपीटेटिव DNA को, तो इसके पास जो है वो उससे अलग बी वाले के पास होगा, ठीक है। जैसे मैं बना देता हूं, मान लो ये है। अब इसके पास मान लो यहां पर एक के पास 4 है, एक के पास 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ दोनों में डिफरेंस आ गया। इसी तरह जो दूसरा चौथे वाले पे हो सकता है वो इससे डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब ये चीज हमें पता चल गई, ये जो टेंडम रिपीट है ये अलग अलग नंबर में रिपीट करी। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, देखो जो भी टेंडम रिपीट जो होती है, मान लो इसमें मैंने यहाँ पर यहाँ तक दिखाई है, तो हम करते क्या है, हम इतना DNA कट कर देते हैं। एंजाइम होता है, जो एंजाइम क्या करता है, एक स्पेसिफिक साइट पर कट कर देता है। तो हमने क्या किया, उस एंजाइम की हेल्प से ये वाला जो क्रोमोसोम है उसको हमने यहाँ पे, क्योंकि इसके पास 3 रिपीट है, तो कितना कट होगा इसका, इतना बड़ा कट होगा। तो ये जो कट होगा कितना बड़ा होगा, 1 2 3 वाला होगा। इसका जो कट होगा उसका साइज बड़ा होगा, कितने वाला कट का होगा, वो 5 वाले का, ठीक है। इसको कट करेंगे तो कितना साइज का होगा, 2 वाले का, और इसको कट करेंगे तो 4 वाले का।
तो हमारे पास ये जो फ्रेगमेंट आए अलग अलग लेंथ के, हम क्या करते हैं इस फ्रेगमेंट को एक मैट्रिक्स होता है, एक जेल होता है, उसके ऊपर रन करवाते हैं। ठीक है, एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट है जिनकी लेंथ डिफरेंट है, हम उन सभी डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डीएनए। अब डीएनए जितना छोटे साइज का होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, बड़े साइज का होगा उसका डीएनए मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो हम उन डीएनए फ्रेगमेंट को उसके मॉलिक्यूलर मास के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, तो इसका जो पैटर्न आएगा वो इसके पैटर्न से अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो फ्रेगमेंट होंगे वो अलग लेंथ के होंगे, इसके पास अलग लेंथ का मिक्सचर है और इसके पास अलग लेंथ का मिक्सचर है। तो हमारे पास जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो रिजल्ट होगा, जो एक जैसे ईसीजी का एक वो ग्राफ आता है ना, वैसा ही यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑटो रेडियो एक ग्राम होगा जिसमें क्या होगा, अलग अलग जिस लेंथ के बेस पर हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स की वो एक ग्राफ टाइप होगा। ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी है कि वो कैसे आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बेसिक बता दिया कि एक्चुअली होता क्या है। अलग अलग इंडिविजुअल में जो रिपीट्स है वो अलग अलग नंबर के होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेगमेंट की लेंथ है वो अलग अलग जनरेट होगी। जब हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे तो उसके अंदर जो बैंड बनेंगे वो अलग अलग डिस्टेंस पे बनेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसका ओवरऑल बेसिक है। तो बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले हम क्या होना चाहिए हमारे पास, पहले तो डीएनए होना चाहिए सेल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल का डीएनए कलेक्ट करेंगे। डीएनए अब आपको पता है जो हर लिविंग जो सेल है सभी के अंदर जो है सेम अमाउंट का डीएनए है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था डीएनए को हमें क्या करना है, कट करना है। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए, और जिस एंजाइम को हम यूज करते हैं वो एंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताए थे, जहां जहां वो रिपीट्स होंगे जितने लेंथ के होंगे वो अलग अलग लेंथ हमें मिल जाएगी जिन भी इंडिविजुअल में हम देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 2 इंडिविजुअल लेकर चलेंगे। ठीक है, जिनका जो है वो जो फ्रेगमेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया जो टेंडम रिपीट है वो डिफरेंट होती है, हमें उसी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग फ्रेगमेंट तो आ गए। अब हमें क्या करना है, उस फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, जिस तरह मान लो करते क्या है हम, मान लो हमारे पास 2 इंडिविजुअल है ए और बी, उनके अंदर जो डीएनए था उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया और उसका जो फ्रेगमेंट आया वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये मैंने क्या दिखा रखा है, जेल दिखा रखा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए को रन करवाते हैं। कैसे रन करवाते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो करते क्या है, हम एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम करते क्या है, हमने एक जगह पर यहाँ पर
जगह होती है जहां पर उस डीएनए सॉल्यूशन को हम डालते हैं। ठीक है, डीएनए सॉल्यूशन को डालकर हम क्या कर देते हैं, करंट चालू कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो किस एंड की तरफ रन करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, लेकिन फोर्स किस वजह से लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन जिस स्पीड से वो रन करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उनके मॉलिक्यूलर साइज पर। ठीक है, जितना मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, और जितना मॉलिक्यूलर साइज कम होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं 1 3 2 4 अब जो ए इंडिविजुअल है उसके पास जो अलग अलग फ्रेगमेंट आई है वो 3 रिपीट वाली है, 2 वाली है, 4 वाली है और 7 वाली है। तो डीएनए का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पीछे कौन होगा, जिसका सबसे ज्यादा, जिसके पास रिपीट होंगे, इसके रिपीट होंगे, तो इसका बैंड हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसके बाद जिसके 7 से कम होंगे, 7 से कम किसके, 4 के, फिर मान लो 4 यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, फिर किसका होगा, 3 का, और फिर किसका होगा, 2 का। तो ये जो पैटर्न मिला है ना, ये वाला पैटर्न आपको, ठीक है, तो ये पैटर्न आपको किसके लिए मिला है, ए इंडिविजुअल के मिला है। अब जो बी इंडिविजुअल है उसमें देखो, अब इसके अंदर भी रिपीट्स हैं, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट है जो इसके पास थे। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर सबसे ऊपर, सबसे पीछे कौन होगा, जिसकी सबसे ज्यादा वाली लेंथ, इसके पास कितना, 8 है, तो ये यहाँ होगा। ठीक है, देखो 7 वाला मैंने थोड़ा पीछे दिखाया, 8 वाला थोड़ा और ऊपर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 5 वाला, तो हमारे पास 4 का ये था ना, तो 5 वाला मान लो यहाँ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 3, तो 3 वाला जो है हमारा सेम इसमें होगा, और फिर क्या है, 2। तो ये जो पैटर्न आया है वो किसके लिए आया है, हमारा बी वाले के लिए आया है। ठीक है, अब हम इन दोनों पैटर्न को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैटर्न आपस में क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो हमने जिस सेल से डीएनए कलेक्ट किया था, 2 अलग अलग जो सेल से डीएनए कलेक्ट किया था, अगर उसके अंदर ये जो पैटर्न है सेम आता है, इसका मतलब वो जो सेल है वो एक ही ह्यूमन की है। अगर लेकिन वो क्या होता है, अलग अलग आता है, मतलब वो जो सेल है वो किसी 2 ह्यूमन की है। मान लो तो क्राइम सीन पे जो सेल मिली रहती है वो चाहे हेयर फॉलिकल हो, ठीक है, चाहे ब्लड गिरा हुआ हो, तो उस ब्लड का पहले हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, फिर हम उसको सस्पेक्ट के साथ मैच करते हैं। अगर वो किसी सस्पेक्ट के साथ मैच कर जाता है, मतलब वो जो क्राइम सीन पे वो प्रेजेंट था। ठीक है, जिससे मैच नहीं करेगा मतलब वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पैटर्न एक्चुअली हमें देखना होता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को कैसे हमने करा, पहले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया इसे। ठीक है, उसके बाद भी एक स्टेप है, हम करते क्या है, ये जो मैंने आपको दिखाया है ना जेल, इस जेल के ऊपर ही हम सारा मतलब फर्दर प्रोसीजर नहीं करते। हम करते क्या है, इस, क्योंकि ये ओरिजिनल है, अगर मान लो ओरिजिनल हमने फ्रेगमेंट को क्या किया, सेपरेट किया, कई सारे फ्रेगमेंट सेपरेट हुए, अगर हमने इसी पे काम किया और बाई चांस हमारा मान लो कोई स्टेप खराब हो गया, तो उससे होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो है वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो हम करते क्या है, इसका एक रेप्लिका बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों
जेल का एक रेप्लिका बना लेंगे और उससे फिर हम सारे काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है नाइट्रोसेलुलोज केमिकल की बनी होती है, हम क्या करते हैं उस मेम्ब्रेन को इन दोनों के ऊपर रखेंगे, तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर वही सीक्वेंस आ जाएगी जो इसके पास है, और बी वाले के लिए भी करेंगे तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर वही फ्रेगमेंट का अलग अलग पोजीशन पे आ जाएगी जो इसके पास है। ठीक है, इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, या फिर यहां पे लिख दे रहा हूं, फोर्थ हमें करना क्या है, इन जो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया उस पे किस पे ट्रांसफर करना है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स by into nitrocellulose मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करना है। और इस स्टेप को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। SOUTHERN, सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो वो जो ये सेम जो हमारे पास था उसका रेप्लिका हमने मेम्ब्रेन पे एक ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब डीएनए को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने आपको मार्कर से दिखा दिया, लेकिन आप ऐसे नहीं देख सकते। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पर एक तो हमें ये देखना है कि ये जो फ्रेगमेंट है जो हमने VNTR लिया था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, तो हम क्या करते हैं एक प्रोब बनाते हैं और उस प्रोब को हम क्या करते थे, लेबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी को ट्रैक करना होता है तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, ट्रैकिंग डिवाइस, वो जहां जा जाएगा हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस जेल के ऊपर जो स्पेसिफिक डीएनए जो हम देख रहे हैं उसके कंप्लीमेंट्री हम बना लेते हैं। हमें पता है जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होते हैं। एक का सीक्वेंस हमें पता है तो दूसरे का हम अपने आप बता सकते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पर हमें ये तो पता ही है कि कौन सी सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम ये जो है सारे वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं एक दूसरा डीएनए बना लेंगे जिसके पास जो सीक्वेंस होगी वो उस इनके पास जो सीक्वेंस होगी जस्ट उसके कम्प्लीमेंट्री होगी, और उसको हम फिर क्या कर देंगे, रेडियो एक्टिव लेबल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, करना क्या होता है, हमें इस जो हमने मेम्ब्रेन के ऊपर जो डीएनए लिए हैं उसके साथ हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोब है उसको हाइब्रिडाइज करना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लेबल्ड VNTR प्रोब। ठीक है, लेबल्ड जो VNTR के अगेंस्ट जाके हाइब्रिडाइज करेगा जो प्रोब है उसको लेबल्ड कर दिया। और कैसे लेबल्ड किया जाता है, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से लेबल्ड किया जाता है। अब हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं, जहां जहां ये फ्रेगमेंट होंगे वो वहीं पे जाके उससे स्टिक कर जाएगा, और उस चीज को हम फिर क्या करते हैं, जिस तरह एक्सरे करते हैं ना, वो रे डालते हैं, फिर वो एक फिल्म आती है जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म, उसके ऊपर वो निशान आ जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, इस टेक्निक को हम कहते हैं ऑटो रेडियो बायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये कर लिया। अब हमें डिटेक्ट करना है, और कौन सी टेक्निक होगी, ऑटो रेडियो बायोग्राफी। लास्ट क्या है, डिटेक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियो बायोग्राफी।
ठीक है। तो अभी जो मैंने वो दोनों डायग्राम बनाए थे वो क्या थे, उनको हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राम। हमें क्या मिलेगा, ऑटो रेडियो बायोग्राफी से हमें क्या मिलेगा, ऑटो रेडियोग्राम। अब वो जो ऑटो रेडियोग्राम है हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होगा। मैंने यहाँ 2 इंडिविजुअल दिखाए, दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न था। उसी तरह थर्ड के लिए होगा, फोर्थ के लिए होगा, जितने भी इंडिविजुअल होंगे सबके लिए जो ऑटो रेडियोग्राम होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि हर इंडिविजुअल का जो ऑटो रेडियोग्राम है उसकी आइडेंटिटी है और उसी के बेस पर हम इंडिविजुअल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है अलग अलग क्रोमोजोम पर इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, उसको हम कट करते हैं उस सेगमेंट को, फिर उसको सेपरेट करते हैं, फिर उसको डिटेक्ट करते हैं। किस टेक्निक से करते हैं, द टेक्निक इज ऑटो रेडियोग्राफी। और वो जो फ्रेगमेंट्स की जो लेंथ है वो हर इंडिविजुअल में वेरी करेगी। ठीक है। और इससे हमें पता चल जाता है कि जिससे हम मैच करना चाह रहे हैं वो उससे मैच होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।